दोस्तों, आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ और आज अपने साथ मैं आपको एक लेक्चर फिर से लेकर आया हूँ जिसमें हम आपको अगस्त काउंट के बारे में बताएंगे। अब अगस्त काउंट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगस्त काउंट तो अपने सिलेबस में नहीं है, तो बात उनकी भी ठीक है। अगस्त काउंट अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगस्त काउंट जो है अपने सोशोलॉजी में कहे जाते हैं फादर ऑफ सोशोलॉजी, तो उनको अपने समाजशास्त्र में समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है। और इससे यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है, स्टेट पीसीएस में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो एक ही दो सिद्धांत इनके इम्पोर्टेंट हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले इसमें सामाजिक पृष्ठभूमि वही है जो हम आपको अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं कि कैसे वैज्ञानिक क्रांति हुई, तो विज्ञान का उद्भव हुआ और धर्म का जो बोलबाला था उसमें कमी आई। लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसके बाद हुआ, तो लोग फिर कैसे लोगों के बीच में असमानता बढ़ी, कुछ लोग अमीर होते चले गए, कुछ लोग गरीब हो गए और लोग एक दूसरे से अलगाव महसूस करने लगे। जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, ये सब समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। तो ये इसकी जो है सामाजिक पृष्ठभूमि थी। इसको हम लिखा भी चुके हैं इमाइल दुर्खीम वाले उसमें लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं ये। उसके बाद हुआ क्या कि ये सब समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तभी जो है एक विचारक आए अगस्त काउंट नाम के। उन्होंने इन समस्याओं को देखा और कहा कि कुछ जो समस्याएं इससे कुछ प्रश्न उभर रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाना बहुत ज़रूरी है। तो उनके मन में जो पहला प्रश्न आया वो ये आया कि समाज क्या है, इसकी संरचना कैसी है और इसको समझने के लिए किन किन बातों को जानना ज़रूरी है। तो ये तो सबसे पहले प्रश्न ये आया। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न इनके मन में उभरा ये था कि समाज जो व्यवस्था है समाज की या जो संगठन है वो कैसा है, कैसे संभव हुआ है। और तीसरा जो इनके मन में प्रश्न उभरा वो यह था कि इस जो समाज है इसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं, इसका वास्तविक रूप कैसा है, इन सब बातों को समझना ज़रूरी था। तो यहाँ जब अगस्त काउंट आए तो इन्होंने जो अपने 3 विचार दिए। हमने सबसे पहले आपको लेक्चर में बताया था कि इन्होंने इसको स्टैटिक और डायनामिक में डिवाइड किया था, स्थैतिकी और गतिकी में डिवाइड किया था। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से पहले दिया इन्होंने, समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम दिया, उसमें स्टैटिक और डायनामिक में इसको डिवाइड किया। कहा वे चीज़ें जो आसानी से बदल जाती हैं वो डायनामिक में आएंगी, गतिकी में सामाजिक गतिकी में आएंगी, और जो चीज़ें आसानी से नहीं बदलती हैं वो सामाजिक स्थिति का पार्ट होंगे। तो सामाजिक गतिकी में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सामाजिक गतिकी का पार्ट है औद्योगिकीकरण। और जो चीज़ें जैसे मॉडर्नाइजेशन में बहुत तीव्रता से चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो जो चीज़ें आसानी से बदलती जा रही हैं वो सब गतिकी में आएंगी, और जो चीज़ें आसानी से नहीं बदलती वो स्थैतिकी में आएंगी। जैसे स्थैतिकी का पार्ट अगर आप देखें तो धर्म हुआ, समाज हुआ, रीति रिवाज हुए, परंपराएं हुई, ये सब स्थैतिकी का पार्ट होंगे। तो ये हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था। तो जब इसको समाजशास्त्र नाम दिया अगस्त काउंट ने, उसके बाद कहा कि इसमें जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं इसको कैसे फिर समझा जाए, कौन कौन से नियम लागू होते हैं, इसका कैसे पता चलेगा। तो इसके आधार पे जो है अगस्त काउंट ने अपने सिद्धांत दिए। तो जिसमें जो है इनका पहला सिद्धांत जो आया वो 3 स्तंभों का सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जो है इनका 3 स्तंभों का सिद्धांत है, और किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा जाने वाला यही एकमात्र सिद्धांत है, 3 स्तरों का सिद्धांत। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत इनका रहा वो वैज्ञानिक सोपान क्रम का, विज्ञानों के सोपान क्रम का सिद्धांत था, जिसमें इन्होंने विज्ञान को सरलता से जटिलता की तरफ जो क्रम था उसमें लगाया और समाजशास्त्र को उसमें एक स्थान पे रखा। तो उसमें 1 से और 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाया। सबसे पहले जो है सरल, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल, ऐसे इन्होंने इसको एक क्रम में व्यवस्थित किया, हायरार्की जिसको कहते हैं। उसके बाद इनका जो तीसरा क्रम आया वो प्रत्यक्षवाद का था सिद्धांत। प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है। प्रत्यक्षवाद को
क्यों पढ़ना ज़रूरी है, आखिर क्या फ़ायदा होने वाला है प्रत्यक्षवाद से, इन चीज़ों पे इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। एक चौथा सिद्धांत है जो कभी कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए शायद, तो है मानवता का धर्म। ये सिद्धांत है इनका, जो शायद अभी तक किसी से उसमें पूछा नहीं गया एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सिद्धांत जो है वो 3 स्तंभों का सिद्धांत और विज्ञानों का सोपान क्रम है, इनका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सिद्धांत है। तो इन्होंने कुछ इनकी टर्मिनोलॉजी थी, कुछ इनके टर्म थे, उसको भी आप सबसे पहले देख लीजिए। जैसे मनुष्य को जब इन्होंने परिभाषित किया तो कहा कि मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है जो समाज का उत्पाद है। इन्होंने उसके बाद परिभाषित किया समाज को, तो इन्होंने समाज में कहा मनुष्यों की क्रियाएं अंतःक्रियाओं का जो समग्र होता है, मनुष्यों की क्रियाओं अंतःक्रियाओं से निर्मित जो समग्र होता है उसी को समाज कहते हैं, जो कुछ प्राकृतिक नियमों पर आधारित होता है और उसका संचालन प्राकृतिक नियमों द्वारा होता है। तो इस तरह इन्होंने समाज को परिभाषित किया। उसके बाद समाजशास्त्र को जब इन्होंने परिभाषित किया तो उसमें इन्होंने बताया कि समाज का जो एक विज्ञान है, समाजशास्त्र जो है समाज का एक विज्ञान है जो सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। अब प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, इसका क्या मतलब है, तो वो आप सबसे पहले समझिए कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का मतलब यह है कि आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिसका आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सके, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, ये चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं। तो इस तरह से जिन चीज़ों का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए, जैसे उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाए, उसको जो है वर्गीकरण किया जाए, उसमें प्रयोग किए जाएँ, उससे जो डाटा मिले उसका एनालिसिस किया जाए, तो इन सब जो पद्धतियां हैं इनसे जिस विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा उसको इन्होंने कहा प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। तो कहा कि समाजशास्त्र जो है समाज का एक विज्ञान है और जो सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। तो यह इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा में बताया। उसके बाद इन्होंने प्रत्यक्षवाद को भी परिभाषित किया। जैसे हमने अभी आपको बताया, इन्होंने कहा प्रत्यक्षवाद जो है वो बेसिकली कुछ नहीं, एक अध्ययन पद्धति है जिसको हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो इन जो रास्ते हैं ये, जैसे प्रयोग करने का रास्ता, निरीक्षण करने का रास्ता और वर्गीकरण करने का रास्ता, इन रास्तों से जब कोई विज्ञान गुजरता है तो उसको कहा जाता है कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन हो रहा है। इन पद्धतियों का जो उपयोग किया जाता है तो उसी को उन्होंने कहा प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। इसके बाद इनका आता है कि 3 स्तंभों का सिद्धांत जो है उसमें इन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया। इन्होंने यह बताया कि जब मनुष्य जो है वह जब सीख रहा था तो उसके सीखने के क्रम में उसके 3 स्तर आए, पहला स्तर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 स्तर आए उसमें। तो उसमें सबसे पहला स्तर इन्होंने बताया कि सबसे पहला धार्मिक स्तर था, जहाँ पे धर्म का बोलबाला था। लोगों की सोच धर्म से परे नहीं थी, वो जितना सोच सकते थे वो धर्म के अंदर ही सोच सकते थे। धर्मशास्त्र का वहाँ पे पूरा नियंत्रण था समाज में, और जितनी चीज़ें होती थी उसका कारण धर्म को माना जाता था और उसका परिणाम भी धर्म को माना जाता था। तो इन्होंने कहा कि धर्मशास्त्र में इन्होंने बताया कि जब बौद्धिक विकास हो रहा था मनुष्य का, समाज का, तो मनुष्य जो सोचता था, जो उसके बारे में जो आध्यात्मिक अध्ययन करता था और उसका जो सोचने का नज़रिया था वह आध्यात्मिक था और बहुत ही काल्पनिक था। वह जो भी चीज़ होता था वो मान लेता था कि बस धर्म है, इसके लिए ईश्वर की देन है, उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बात ये जान लेना ज़रूरी है कि उस समय जब एक चर्च का समय था, जब चर्च का बोलबाला था, पोप होता था, तो उस समय चर्च का नियंत्रण पूरे समाज पे था। तो उस वजह से वहाँ पे कुछ भी और सोचना गुनाह माना जाता था। अगर और कुछ आप सोच रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। अगर चर्च ने कह दिया कि आम के पेड़ में इमली होती है तो इसका मतलब ये था कि आम के पेड़ में इमली ही होती है, आप ये नहीं सोच सकते कि आम के पेड़ में इमली कैसे हो सकती है। तो ये सोचना भी पाप माना जाता था उस समय। तो इतना ज़्यादा धर्म का बोलबाला था। तो
वही अगस्त काम्ट ने बताया कि जब मनुष्य का प्रारंभिक स्तर था तो उसमें वह जो सोचता था, उसका बौद्धिक विकास हो रहा था, तो उसमें वह आध्यात्मिक और काल्पनिक दृष्टिकोण से सोचता था। यह इनका पहला स्तर था, धार्मिक स्तर। उसके बाद इन्होंने बताया जो दूसरा स्तर आया वह तात्विक स्तर था। तात्विक स्तर में कुछ ऊपर उठा मनुष्य, उसका जो सोच थी उसकी कुछ वैज्ञानिक हुई, कुछ तर्क आया उसमें, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण पे वो तब भी वो नहीं पहुंच पाया। उसका जो भी होता था ये मान लेता था कि हाँ कुछ कारण रहा होगा, लेकिन उसके पीछे वो किसी अलौकिक शक्ति को मानता था। जैसे आज भी होता है, कहा जाता है कि हवा चल रही है मान लो, तो कहा जाता है कि इसके पीछे किसी शक्ति का जो है वो प्रभाव है, इसी वजह से हवा चल रही है। कहा जाता है कि जैसे आप देखते होंगे कि भूत प्रेत का वो होता है, माना जाता है, तो एक शक्ति मानी जाती है कि भूत प्रेत हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि तात्विक स्तर आया तो मनुष्य जो है धर्म के प्रभाव से तो ऊपर उठा, लेकिन वह इतना ऊपर नहीं उठ सका कि कारण और परिणाम तक पहुंच सके। तो इसको आप ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं कि धार्मिक स्तर और प्रत्यक्षात्मक स्तर के बीच का फेज था ये। यहाँ पे था कि बौद्धिक विकास का यह वह स्तर था जहाँ व्यक्ति के रूप में जो ईश्वर का जो सत्ता थी उसका तो समाप्त हो चुकी थी, उसका लोप हो चुका था, लेकिन उन सब के बाद भी एक निराकार शक्ति जो थी उसका जो था बोलबाला, उसको लोग स्वीकार करते थे कि कोई एक निराकार शक्ति तो है जो समाज को चलाती है। जैसे कहा जाता है कि घड़ी की सुई जो है वो ना बराबर चल रही है, तो कोई ऐसी शक्ति होगी जिसके रुकने पे सारी घड़ियां रुक जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को जैसे आदमी मानता तो इसको कहते हैं निराकार शक्ति कोई। तो इस चीज़ को उस समय माना जाने लगा था। उसके बाद जो तीसरा स्तर आया तो उसमें क्या था कि मनुष्य जो है उसकी सोच काफ़ी ऊपर उठ चुकी थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो सोचने लगा था मनुष्य, और उसका जो मानना था वो मानता था कि हर चीज़ के पीछे कुछ कारण और परिणाम होते हैं। तो मनुष्य जो है वो कारण और परिणाम के स्तर तक पहुंचने लगा था। तो जब वह कारण और परिणाम के स्तर तक पहुंचता था तो हर चीज़ के पीछे क्या कारण है यह जानने की कोशिश करने लगा था। तो यहाँ पे धर्म का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया था। इस स्तर तक आते आते धर्म का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया था। इस वजह से इसको कहा गया, इसको अगस्त काम्ट ने कहा कि यह जो है सबसे अंतिम स्तर था। जो प्रत्यक्षवाद है ये बौद्धिक स्तर में मनुष्य का जो बौद्धिक विकास हो रहा था उसमें सबसे अंतिम स्तर था। तो यहाँ पे आकर के इसमें 3 स्तंभों का नियम समाप्त होता है। उसके बाद फिर आया इनका जो विज्ञानों का सोपान क्रम है, इस पे अगस्त काम्ट ने अपने विचार दिए। तो इसमें इन्होंने बताया कि कुछ होता है कि जब आदमी जो है किसी नए विज्ञान को जो है नए विज्ञान का उद्भव करता है, नए विज्ञान की खोज करता है, तो वह जटिल होती जाती। जैसे जैसे विज्ञान की खोज होती जाती है, नए नए विज्ञानों की खोज होती, तो उतना ज़्यादा जटिल होती जाती है। इसका कहने का मतलब आप ये समझिए कि कोई विज्ञान सबसे नीचे जो है वो सबसे सरल होगी, जो सबसे पहले आई होगी विज्ञान वह सबसे सरल होगी, उसके बाद जो विज्ञान आएगी वह उससे कठिन होगी, उसके बाद जो आएगी उससे कठिन होगी। जैसे जैसे ऊपर विज्ञानों का विकास होता जाएगा, विज्ञानों की खोज होती जाएगी, वह सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती जाएंगी। इस तरह इन्होंने इसमें बताया कि कैसे विज्ञानों का सोपान क्रम होता है। अब कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें समाजशास्त्र को अगस्त काम्ट ने किस स्तर पे रखा है, किस नंबर पे रखा है, या विज्ञानों का सही सोपान क्रम लगाइए। तो इसको आप समझ लीजिए। तो सरलता से जटिलता की तरफ अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले इसमें आता है गणित, जो सबसे सरल माना गया है। उसके बाद इन्होंने बताया खगोल विज्ञान को, जो गणित से थोड़ा जटिल माना गया है। उसके बाद इन्होंने भौतिकी को बताया। उसके बाद बताया रसायन आता है। उसके बाद इन्होंने बताया जीव विज्ञान आता है। फिर उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र आता है, जो सरल से जटिल की ओर बढ़ता गया। तो समाजशास्त्र अगर सबसे ऊपर है तो सबसे ऊपर समाजशास्त्र यानी सबसे जटिल होगा अभी वो। उसके बाद समाजशास्त्र के बाद भी इन्होंने एक बताया है जो पुस्तकों में नहीं मिलता होगा आप लोग को, वो ये बताया कि इथिक्स का विकास उसके बाद हुआ है। तो समाजशास्त्र भी जटिल स्तर पे इन्होंने इथिक्स को रखा है, समाजशास्त्र से जटिल स्तर पे, यानी समाजशास्त्र से ऊपर इथिक्स को रखा है इन्होंने, उसको 7वें नंबर पे रखा है। यानी सबसे पहले इन्होंने नंबर 1 पे रखा गणित को सबसे सरल, उसके बाद खगोल को रखा,
फिर उन्होंने भौतिकी को रखा, फिर रसायन को रखा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने जीव विज्ञान को रखा, फिर समाजशास्त्र को रखा, उसके बाद इन्होंने एथिक्स को रखा। इसी को कहते हैं सरलता से जटिलता का नियम, या फिर कम होती जटिलता से बढ़ती, कम होती सरलता से बढ़ती हुई जटिलता का नियम। इसी को इन्होंने ये बताया है। उसके बाद इनका एक सिद्धांत जो आता है वो है मानवता का धर्म।